नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली की यमुना नदी में आई बाढ़ ने निचले इलाकों पर भारी अटैक किया। दिल्ली का राजघाट, आईटीओ, लाल किला, यमुना बाजार, पुरानी दिल्ली से लेकर नई दिल्ली के सैकड़ों इलाके पानी में डूबे दिखे। हालांकि ये बाढ़ कुदरती है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता। प्रकृति के इस तांडव को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ पर सियासत होती नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाढ़ में राहत कार्य के लिए केंद्र से मदद मांगी और दिल्ली के एलजी पर राहत कार्य में आई कमी पर कई सवाल दागे। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। वहीं दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर कांग्रेस भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती नजर आई। 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। के चलते दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा कि हथिनी कुंड से पानी न छोड़ा जाए, अभी कैसे संभव हो सकता है? आप बताइए, कितना गैर जिम्मेदाराना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। क्या हरियाणा के लोग डूब जाएं? ये कैसी बात थी? तो वहाँ से पानी छोड़ना ही था। हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया और आपने देखा है कि ये जो ब्रीच हुआ था इसको अब बंद बना दिया गया है। इसके बंद हो जाने से जो पानी का प्रेशर रेगुलेटर पे आ रहा था वो खत्म हो गया है और रेगुलेटर से भी आपने देखा है कि वो पानी बहुत स्पीड से अब यमुना की तरफ जाने लगा है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। तो चलिए, आज दिल्ली में आखिर बाढ़ जो आई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन दिल्ली को डुबो रहा है, ये तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर राजनीति जोरों पर है। इसी पर चर्चा के लिए आज बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राजीव रंजन, जो कि इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करेंगे, जनता के बीच लगातार रहते हैं और जनता कैसे दिल्ली में आजकल जी पा रही है उसको लेकर भी वो यहाँ पर जानकारी देंगे। और साथ ही मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी जो लगातार यमुना की बाढ़ जिस तरह से दिल्ली में आई है उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ेंगी, जो कि इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं। इसके अलावा वरुण सिन्हा आईटीओ से मेरे साथ जुड़ेंगे। तो दिव्या, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, जरा आप बताइए आज की स्थिति है क्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई यमुना ने वापस अपनी जगह ले ली है। तो आज क्या स्थिति है? कुछ जलस्तर घटता दिखा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि आईटीओ बैराज के गेट जाम थे उनको खुलवाया गया है, अब थोड़ा जो है स्थिति अब नियंत्रण में होगी। आप क्या देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, यमुना का जल स्तर तो घट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खतरे के निशान से अभी भी यमुना काफी ऊपर बह रही है। इस वक्त मैं राजघाट पे हूँ और आप देख सकते हैं कमर तक पानी इस वक्त मेरा है। मैं बहुत ज्यादा राजघाट के अंदर नहीं गई हूँ। अगर आप अंदर देखेंगे बहुत आगे कई किलोमीटर तक बसा हुआ है और राजघाट है ये, यानी कि देखिए कि चारों तरफ जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। 1922 की बात करें, 1977, 1978, 1988, 2003, 2010, ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी। अभी भी आप देखिए कि क्या स्थिति है, कमर तक पानी है। इस वक्त मैं पानी के बीच में इसलिए भी खड़ी हूं ताकि न्यूज़ 24 को ये दर्शकों को ये बता सकूं कि अभी भी दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि यमुना अपने घर में लौट रही है। अभी तक यमुना हमारे आपके घरों में नहीं घुसी है, लेकिन
जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, यमुना के घरों में ही लोगों ने अपने घर बनाए हैं, लेकिन अब जब यमुना अपने घर में वापस आ रही है तो स्थिति कुछ ऐसी है। देखिए यहाँ पर ये जो पानी है, सबसे बड़ी पूजा दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाता है, बेशक अब जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन जो नाले हैं, बड़े नालों की बात की जाए या छोटे नालों की बात की जाए, यमुना जब इतनी लबालब भरी हुई है तो वो पूरे जो नाले हैं वो भर चुके हैं। ये जो पानी है, इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतनी बदबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये जो है वो नाले का पानी राजघाट के अंदर आ चुका है और यहाँ से सीधा ये पानी जो है वो सड़क की तरफ जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ वो भी तस्वीर, आप मुझे बस जरा सा 2 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ से ये पानी सीधा सीधा रोड की तरफ जा रहा है, ये राजघाट से ITO की तरफ जा रही है रोड। और देखिए किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। यहाँ पर भी प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है कि किस तरीके से पानी को निकाला जाए। देखिए लगातार हमने ITO पे देखा, आर्मी, NDRF, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, तमाम टीम्स जो है वो लगी हुई है। और देखिए यहाँ से मशक्कत करते हुए लोग जो है वो सड़क ये पानी जो सड़कों तक आ गया है वो जल्दी जल्दी से खत्म हो कि दिल्ली जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन पर आ सके। सभी की कोशिश यही है। मैं ITO का ही रुख कर लेती हूँ, वरुण सिन्हा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। वरुण, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया जलस्तर तो घटने लग गया है यमुना का, लेकिन ये जो पानी दिल्ली की सड़कों पर आ चुका है ये कब घटेगा? देखिए, कवायद और कोशिश जारी है दिल्ली सरकार की, लेकिन इतनी आसानी से फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कल मुख्यमंत्री खुद जो है वो ITO बैराज गए, वहां पर एक गेट खुलवाया गया, नेवी के ऑफिसर्स लगे रहे और उसके बाद बाकी गेट्स को खुलाने की कवायद भी अभी चलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कि ये वो रास्ता है जो लुटियंस की तरफ जाता है और यहीं से सारे रास्ते, चाहे वो संसद भवन हो, पार्लियामेंट हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं। और शायद यही वजह है कि यहीं पर अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियां साफ समझाने के लिए काफ़ी है कि दोनों तरफ जल भरा हुआ है, गाड़ी की निकासी हो नहीं पा रही। यहाँ पर एक गाड़ी निकलती है, दूसरी खराब हो जाती है। सामने की तरफ आपको ऑटो दिख रहा होगा, खराब नज़र आ रहा है, उसके पीछे भी ऑटो खराब है, इधर से एक तरफ से गाड़ियाँ निकलती नज़र आ रही हैं। तो दिल्ली वाले इस बात से परेशान है कि आखिर ये स्थिति कब सुलझेगी, कब हालात नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। एक बात जो पूजा आपने कहा कि आखिर कमियां कहाँ रह गई, खामियां कहाँ रह गई, तो वो ये कि शायद प्रिपरेशन नहीं थी, शायद इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इस प्रकार की जो है वो बाढ़ के हालात दिल्ली वालों को झेलने पड़ेंगे और उसी हिसाब से तैयारी अगर होती तो शायद ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। दूसरी बात अगर हम समझने की और समझाने का प्रयास करें तो वो ये कि अभी ITO के बैराज खुल जाने के बाद हो सकता है कि जो जलस्तर है उसमें कमी आई। आपने खुद कहा 208 से कम हुआ है, कल तक हो सकता है 207 पहुँचे, लेकिन जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है वो तब तय हो पाएगा, वो तब निकल पाएगा जब आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी की व्यवस्था जो है वो हो पाएगी। उसको लेकर सरकार किस तरीके से तैयारी करी है वो भी समझ लीजिए। करीब 500 से ज़्यादा जो पंप हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। ITO पर करीब 15 पंप लगाए गए हैं, लेकिन इतना पानी भरा हुआ है कि इसको निकलने में कम से कम 1.5 दिन का समय अभी लगेगा। बिल्कुल, और जब तक ये पानी खत्म होगा नहीं वरुण, तब तक इसी तरह सियासत भी जोरों पर रहेगी, क्योंकि तमाम सवाल यहाँ पर उठते रहेंगे कि आखिर दिल्ली को निजात इस बाढ़ से कब मिलेगी। अब मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूँ। राजीव, आखिर देश की राजधानी को डुबोया किसने है, यही बड़ा सवाल है ना इस वक्त। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही चुका है। LG वर्सेस केजरीवाल हम देख ही रहे हैं। हथीनी कुंड बैराज, क्या उसे जिम्मेदार ठहराएं या फिर कुदरत को जिम्मेदार ठहराएं? या दिल्ली का ये ड्रेनेज सिस्टम जो अब तक व्यवस्थित नहीं हो पाया कि 1978 से भी ज्यादा यमुना का लेवल आज बढ़ा है, तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो पेंटेड तस्वीरें जो हमें दिखा करती थी जब लाल किले के पास से यमुना बह रही है, आज साक्षात उसके दर्शन हमें हो गए। देखिए पूजा, मई 2014 में देश को नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री मिले और फरवरी 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के तौर पर मुख्यमंत्री मिले। दोनों के कार्यकाल 9 साल हो चुके हैं और दोनों यहीं दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली की आज ये अवस्था है, आज जो ये स्थिति है, तो इसके लिए
दोनों लोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मगर बात यह है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी आप देखें, आम आदमी पार्टी के तरफ से एक ट्वीट उनकी एक कहा गया कि दिल्ली को डुबोया गया है, हथनीकुंड बैराज का पानी उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों नहीं छोड़ा गया, दिल्ली को डुबोया गया। अब इस तरह के आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए गए। अब इस तरह के आरोप अगर लगाए जाएंगे तो क्या स्थिति आएगी। बाद में हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हो तो उसे उधर नहीं छोड़ा जा सकता जिधर ज्यादा पत्थर है। तो अपनी अपनी जो और उन्होंने हवाला दिया कि सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग के जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये कदम उठाया गया। लेकिन शोर ये होने लगा कि दिल्ली को डुबोया गया है। अब आप अपने राज्य के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज चाहे हरियाणा और दिल्ली को अलग अलग बांट ले, लेकिन ये देश के सारे हिस्से हैं और इसमें रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं। बहुत सारे लोग जो आज परेशान हैं हरियाणा या दिल्ली में, वो एक दूसरे राज्यों के रहने वाले भी हैं। बहुत लोग हरियाणा के दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों के। तो राज्य सरकारों की कहाँ सरकारें हैं, इस पर एक दूसरे को दोष देना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, ITO का बैराज जो कि आर्मी के इंजीनियर्स ने 20 घंटे में खोलने में सफलता पाई, अगर उसके शुरुआती दौर से रख रखाव मरम्मत होती रही होती तो क्या आर्मी को बुलाने की जरूरत थी। और अगर आर्मी के इंजीनियर्स उसको 20 घंटे में खोलने में कामयाब हैं तो साधारण दिनों में अगर उसका रख रखाव हुआ होता तो क्या वो इसी स्थिति में होता, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो पानी का ये बहाव, ये नालियों की सफाई ना होना, इसमें कचड़ों का जमा होना, इससे ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज्यादा खामियां आती हैं। ये काम किसका है? मूल तौर पर MCD का और दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल के पास है। NDMC को छोड़ के अब जितनी भी संस्थाएं, मंत्रालय है, वो सब आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो ये जिम्मेदारी किस पे जाती है? दूसरी बात, अगर MCD की बात करें, मूल तौर पर दिल्ली के बड़े इलाके में MCD का ये काम है और पिछले 15 सालों से MCD में कौन काबिज था? भारतीय जनता पार्टी। क्या इसी 6 महीने में सारे कचड़े जम गए? क्या इसी 6 महीने में सब नालियों के ड्रेनेज ठीक नहीं हुए? तो मूल बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम देने के लिए हमारी वो आदत सी है हमारे सरकारी सिस्टम में, जब कोई बात आती है, जब समस्या आती है, उसके बाद से उसका निदान खोजा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बार के जो घटनाक्रम हुआ है और दिल्ली ने जो दृश्य देखा है, इससे सबक लेते हुए आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे। बजाय एक कि दूसरे पर कीचड़ उछालने के, बजाय ये कहने के कि ये फेल है, ये फेल है, मेरी समझ से दोनों फेल है। अपनी जिम्मेदारियों में दिल्ली सरकार भी उस तरीके से काम नहीं कर पाई और केंद्र सरकार भी अगर दिल्ली में रह करके वो LG कल जाकर के ये बोलते हैं चीफ मिनिस्टर के सामने कि ऐसा हुआ होता, वैसा होता, तो ये मीर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मूल बात यह है कि दिल्ली के लोग, और ये जो तस्वीरें हैं, देखिए हम लोग तो नोएडा में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें टेलीविजन पर देख करके लोग सब अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को फोन कर रहे हैं कि भैया तुम ठीक से तो हो, तुम्हारे यहाँ तो डूबा नहीं, तुम्हारे यहाँ तो पानी नहीं आया, दिल्ली तो डूब गई। तो ये जो दिल्ली का परसेप्शन बना है देश की राजधानी का, ये सबके लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल, यहाँ पर समन्वय होना ये सब बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और परेशान कौन? दिल्ली की वो जनता जो लगातार यहाँ पर वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह की सुविधाओं में दिल्ली जी रही है, दुनिया इस वक्त ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से देख रही है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीति के खास मेहमान। मैं तारुफ आपको करा दूं, अनुजा कपूर जी हमारे साथ हैं BJP से, और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ नीरज मिश्रा कांग्रेस से जुड़ेंगे और टाउन प्लानर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अनुजा जी हैं और घनेंद्र जी हैं। घनेंद्र जी, मैं आपका सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, क्या सिर्फ राजनीति होगी? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा कि कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी थी? और एक बहुत बड़ा सवाल, मॉनसून हर साल आता है, इस तरह की स्थिति हर बार, बाढ़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात ना हो, उसको लेकर हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक करवा लिया जाए, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि नहीं? और अगर आप इसका भी ठीक रहा, आप उस पर दूसरी पार्टी अगर आप BJP पर सौंपेंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप 6 महीने से ज्यादा आपको वक्त हुआ नहीं है, इतनी जल्दी हम सुधार नहीं आ सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना, समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा ना।
मानती है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि कम से कम आपदा की स्थिति में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आपदा की स्थिति है और दिल्ली के सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली सबकी है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल की भी है, दिल्ली आम आदमी पार्टी की भी है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब से इस तरीके की आपदा की स्थिति दिल्ली में बनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको सड़क पे काम करते हुए मिल जाएंगे, दिल्ली का जल मंत्री, दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, दिल्ली के तमाम मंत्री सड़कों पे खड़े होकर पानी के बीच में खड़े होकर पानी निकलवा रहे हैं, रेगुलेटर चालू करवा रहे हैं, किस तरीके से जो जाम, जो चौक, जो नाले हैं, नालियां, उनको किस तरीके से साफ कर रहे हैं। सब लोग काम में लगे। हमारे तमाम विधायक, आपने देखा होगा कि दुर्गेश पाठक है हमारे विधायक, वो पानी के बीच में खड़े होकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के तमाम पार्षद, तमाम विधायक किस तरीके से दिल्ली के लोगों को इस कष्ट की स्थिति में, इस परेशानी की स्थिति में कैसे उबारा जाए, कैसे 41,000 लोगों को रिहेबिलिटेशन कराया जाए, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, ये तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद आपको नजर नहीं आया होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक आपको नजर नहीं आया होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद नजर नहीं आया होगा, सिवाय जब से ये आपदा की स्थिति बनी है तब से लगातार अरविंद केजरीवाल को गाली देने के, आम आदमी पार्टी की सरकार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करा। आज हम बार बार यही कह रहे हैं, राजनीति का समय नहीं है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी आप छोड़ रहे हो, जो एक एसओपी बनी हुई है, एसओपी को आपने दरकिनार कर दिया। वहां से 3 कैनाल जाती है, लेकिन सारा का सारा पानी आपने दिल्ली में डाइवर्ट कर दिया। क्यों? दिल्ली को डुबोने की साजिश आप लोगों ने रची। दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी? सिर्फ यही दिक्कत है कि दिल्ली के लोगों ने 3-3 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते करते दिल्ली के लोगों के दुश्मन हो गए। अरविंद केजरीवाल से नफरत समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल खनेंद्र जी, आरोप तो आप ही लगा रहे हैं ना, तो राजनीति और कहते किसे हैं? आपने दिल्ली को आप भी तो यहाँ पर, आप हरियाणा गवर्नमेंट, आप केंद्र सरकार को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नफरत दिल्ली वालों से की जा रही है। क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए मैं विपनेश जी वही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर पहले दिन से हमारे साथ आके खड़े होते, पहले दिन से कहते कि नहीं आज दिल्ली अगर संकट में तो हमारा भी दायित्व बनता है, लेकिन हो कह रहा, आपने देखा कल डिविजनल कमिश्नर, परसों रात को सौरभ भारद्वाज फोन कर रहे डिविजनल कमिश्नर को, मंत्री 24 घंटे 48 घंटे सड़क पे खड़ा हुआ है, किसी तरीके से पानी निकलवाए, किसी तरीके से लोगों को बचाया जाए। लेकिन क्या डिविजनल कमिश्नर इतने बड़े आदमी हो गए कि मंत्री का फोन नहीं उठा रहे, मंत्री के व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, और चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं दे रहे। पूरी की पूरी अफसरशाही ऐसे निर्कुंश हो गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका बचाव कर रहे हैं, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर के नीचे सारे एसडीएम आते हैं, सारे डीएम आते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वहां पे बिजली नहीं जा रही, अगर टेंटों में पानी घुस रहा है, अगर वहां पे खाने पीने की दिक्कत हो रही, तो सारा काम दिल्ली के डिविजनल डीएम और एसडीएम का है, और डिविजनल कमिश्नर उनके बॉस है, उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। एलजी साहब उन अधिकारियों का बचाव करें, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में काला अध्यादेश लाया गया। काला अध्यादेश लाके अफसरों को यह मैसेज दे दिया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री की सुनने की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग अगर कोई करेगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, होम मिनिस्टर करेगा। ये आका बन गए इन्होंने, इनको नाजायज पड़े हैं और आप अभी तक अध्यादेश में ही डूबे पड़े हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे। लेकिन अनुजा कपूर, सवाल सीधा आपसे, आखिर क्या साजिश रची जा रही है दिल्ली के खिलाफ? क्यों नफरत है बीजेपी को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? मुझे लगता है कि सबको आज इस तरीके का चेन अप सामने नजर आ चुका है कि किस तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है दिल्ली के वोटों का। अरविंद केजरीवाल शीश महल में सोते रहे, 6 दिन के बाद उनको सपना आया कि मैं पंचकुला से यहाँ पर आ जाऊं और अब अपने सपना ग्रहण कर लूं और अपनी फोटो खिंचवा लूं। कहाँ थी मेयर अभिराज शैली? वो अहमदाबाद में घूम रही थी। उनके लिए G20 समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे ग्राउंड रियलिटी पे। मुझे लगता है आप सब लोगों को पता है कि ग्राउंड रियलिटी पे कौन कौन काम कर रहा था। ये रहे वीरेंद्र सचदेवा, एलओपी, हमारे रमेश विदुरी जी, क्या गौतम गंभीर, क्या पता है इनको? मनोज तिवारी बात करने आ गए ये लोग। हम तो शुरुआत से यहाँ पे खड़े थे, शुरुआत से हम लोग कर रहे थे। आप लोग कहाँ थे भाई साहब? कहाँ पे थे आप लोग? इधर इधर घूम रहे थे। आप लोग बात करने आ गए आज क्योंकि आपको फोटो खिंचवानी है। और किस बात की? हथनी कुंड के बारे में बात कर रहे हैं आप। हथनी कुंड की क्या बात है इसके अंदर? हथनी कुंड की जो मीटिंग हुई थी, आपको ये बात याद है ना? कि मैं याद दिला दूं, व्हाट्सएप आप लोगों का बना हुआ है भाई साहब, व्हाट्सएप बना हुआ है। और जो व्हाट्सएप जो बना हुआ था वो किस नाम से बना ये भी आप जानते हैं। ये कितना पुराना व्हाट्सएप है जो आपका बनके तैयार था, जो आपका HKB गॉज डेटा
2022 2023 का आपका व्हाट्सएप बना हुआ है जिसमें 30 पार्टिसिपेंट्स थे। क्या आप लोगों की मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी 23 मई को? बताइए, क्या आपके दिल्ली के ऑफिशियल्स उसमें गए थे कि नहीं गए थे? क्या वहां पर स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के ऑफिशियल्स, जो आपके ये फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे कि नहीं प्रेजेंट थे 23 मई को? सेंट्रल CWC के भी वहां पे ऑफिसर्स प्रेजेंट थे कि नहीं प्रेजेंट थे? क्या आपके सामने हरियाणा ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा कंटेन हो सके इसके अंदर? वहां पर हम लोगों ने मिलकर, इन सब लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने मिलकर 1 लाख के ऊपर मोहर लगाई थी कि 1 लाख क्यूसेक के ऊपर बात बंद करी जाएगी, और इसके बारे में बात हुई थी पूरी। और दिल्ली को यह हर अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर ये कांड होने जा रहा है कि अगर फ्लड आएगा तो अगर वहां पे क्योंकि कंटेन नहीं होगा एक नहर और डैम के अंदर, अरविंद केजरीवाल मोस्ट एजुकेटेड, इनको कुछ नहीं पता है, फेलियर है ये। इनको क्या पता है? जब ये खुद वहां पे प्रेजेंट थे, मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे, तो इन्होंने वहां पर सुना था और इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। इन्होंने वहां पर कहा गया था कि अपडेट करो, कहां पर हम जब पानी छोड़ेंगे। ही न्यू एवरीथिंग। और 32 घंटे की इनको वार्निंग दी थी। क्या इन्होंने बुलाया किसी NGO वाले को? क्या इन्होंने अपने दिल्ली इरिगेशन के जो डिपार्टमेंट के और फ्लड डिपार्टमेंट के लोगों से बात करी? क्या इन्होंने बंद का प्रोविजन किया? वो तो छोड़ दो, वो तो भाड़ में जाए चीजें, वो तो इन्होंने कहा भाड़ में जाए। इनका खुद का क्या काम है? PWD इनके पास, हमको दे दो। हमारे पास है PWD 2015। मैं आप लोगों के बारे में बता देती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को डाला था, मनीष सिसोदिया डायरेक्ट्स दिल्ली जेल बोर्ड टू सबमिट रिपोर्ट ऑन सिटी सीवेज सिस्टम इन 10 डेज। ये है 21 फरवरी 2015। आप बात कर रहे हैं आप आज आप यहाँ बैठकर। आपके 2015 का आपको पता था ये बात कि आपको लोगों ने सिस्टम लेकर आना है। मैं एक बार ही नहीं पूछा, मैं बात करूंगी। इसके बाद इन्होंने कहा था कि आप नवंबर 2022 का आउटलुक इंडिया अपग्रेड STP विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, मनीष सिसोदिया टू दिल्ली जेल। अब जब 2022 के अंदर भी इनको पता था। आप मुझे बताइए, क्या जुलाई 2018 के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान NCT का कौन लेकर आया था? पब्लिश किसने किया था? इन लोगों ने किया था। इन्होंने उसके अंदर इंट्रोडक्शन के साथ आप पेज नंबर 120 के अंदर बात कीजिए, क्या न्यू ड्रेनेज सिस्टम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड कैपेसिटी। इन्हें पता था कि नहीं पता था? इन्हें सब पता था। ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है अनुजा जी, मैं रिस्पॉन्ड लेती हूँ, रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। सवाल जो आप तमाम उठा रही है उस पर रिस्पॉन्स जरूर है। देखिए मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। वापस मैं लौटूंगी आपके पास। धनेंद्र भारद्वाज, रिस्पॉन्ड कीजिए। पूजा प्लीज एक सवाल और। पूजा बस एक मैं वापस आ रही हूँ अनुजा जी। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक सवाल और। ठीक है अनुजा जी, कम शब्दों में प्लीज एक सवाल प्लीज। धनेंद्र भाई एक सवाल, बस एक सवाल ये पूछना है मुझे कि जब ये इनको अच्छी तरह से पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने को चेयरमैन बनाया जा रहा था, कौन गया था सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने? कौन गया था? क्या दिल्ली जल बोर्ड को और सबको इन्होंने एक कमेटी बनाने की कोशिश करी थी जनवरी 9 को NGT के ऑर्डर को स्टे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को? क्या अरविंद केजरीवाल गए थे कि नहीं गए थे? तो ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि LG के हाथ में हक नहीं होना चाहिए कि यमुना को वो चेयरमैन के रूप में नहीं आए, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में नहीं आए। क्या ये चीज थी या नहीं थी? अब जवाब लीजिए आप। ठीक है धनेंद्र भारद्वाज। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। मैं अभी आपके इशू को डाइवर्ट नहीं करूंगा, अभी इशू को मैं दिल्ली फ्लड पे ही रखूंगा। रही बात जो अनुजा जी कह रही है, अनुजा जी प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री फ्रांस में है। देश जल रहा है, देश डूब रहा है, देश के लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इसी दिल्ली में रहते हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस में जाके, एक वो कहावत है ना कि रोम जल रहा था और रीनो बांसुरी बजा रहा था, प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। देश डूब रहा है, दिल्ली डूब रही है, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री भी रहते हैं और प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस दिन में विपदा आई उस दिन कहा थे 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक LG गायब थे और एकदम से LG प्रकट होते हैं और कहते हैं कि दिल्ली को मैं बचाऊंगा। इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से दिल्ली के अफसर शायद निर्कुंश हो गई कि मंत्री को नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री को नहीं सुन रहे। किस तरीके की डेमोक्रेसी चल रही है? अनुजा जी ऐसी कोई बात समझ में आएगी नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दिया है। लेट हिम स्पीक नाउ। जी मैं वही कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम ये नहीं है कि दिल्ली के कामों को रोके। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसलिए बनाया था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं
कि वो दिल्ली की डेवलपमेंट में काम करे, लेकिन जब से आए तब से दिल्ली की डेवलपमेंट के खिलाफ हो गए। दिल्ली की डेवलपमेंट रो गई, रोज अरविंद केजरीवाल के कामों में कमियां निकालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये काम नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नजर आ रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने जो कही, आपने देखा कल जब हथनी कुंड बैराज का सच सामने आया कि किस तरीके से इंटेंशनली दिल्ली को डुबोने के लिए सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट किया जाता, कल रात को इन्होंने यूपी की तरफ हल्का सा पानी डाइवर्ट करा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठीक है घनेंद्र जी, मैं वापस आ रही हूं। मैं एक बार कांग्रेस का रुख करूंगी। नीरज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज मिश्रा, लेकिन अभी तक क्या इसी राजनीति के चलते क्या दिल्ली अब डूबने से उबर पाएगी? क्योंकि सीवेज सिस्टम की जो व्यवस्था है, बिगड़ी हुई ये व्यवस्था, ये अब से नहीं है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, एमसीडी में जब कांग्रेस काबिज थी, तब भी इसी तरह की हालात देखे जाते थे और आज भी हालात वही हैं। आज भी हम रोना रो रहे हैं सीवेज सिस्टम का। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर को याद करूंगा और उनसे अपनी दरखास्त लगाऊंगा कि कम से कम दिल्ली के लोगों के ऊपर कुछ कृपा करें ताकि वो इस बाढ़ से अपने आप को बचा सके। और साथ ही साथ अपनी मैं संवेदना भी प्रकट करूंगा, क्योंकि हमें पता चला है कि दिल्ली में जगह जगह पर कई बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई। तो उन परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना भी व्यक्त करेगी। पूजा जी, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली की जनता का हाल उस फुटबॉल की तरह हो गया है जिसे एक बार भाजपा लात मारती है तो दूसरी बार आम आदमी पार्टी लात मारती है। और हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जब कोई झूठ बोलता है ना पूजा जी, तो वो चीख के बताता है कि जोर जोर से झूठ बोलो तो वो सच हो जाएगा। आज हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को लगभग 10 साल होने को आ गए हैं। 2005 में जो सेटल ड्रेन शीला जी ने तैयार किए थे, आपके पास तो सिर्फ उसकी डीसिल्टिंग का काम था, आप तो वो डीसिल्टिंग भी नहीं करा पाए। और आप हमेशा दुहाई दिया करते थे, आम आदमी पार्टी के घनेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हम इसलिए ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए घनेंद्र भाई, कि कब वो सुपर सक्शन मशीन्स वो डीडीए के नाले पर चली और कब वो सुपर सक्शन मशीन्स दिल्ली के जो एमसीडी के नाले हैं उनके ऊपर चली? और मुझे ये बात भाजपा की नेत्री अब बताएं कि कब वो जो सीपीडब्ल्यूडी के पर वो सुपर सक्शन मशीन चली और उससे डीसिल्टिंग हुई। हम लोगों को पूजा जी समझना होगा, दिल्ली की जनता आज ये बात समझ रही है कि उसके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो निकम्मी सरकारें हैं। जितनी निकम्मी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उतनी ही निकम्मी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है। आज देश की राजधानी का ये हाल है। आप पूरी दुनिया की न्यूज रिपोर्ट्स उठाइए, क्योंकि ये हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकारें हैं दोनों। आप पूरी दुनिया के अखबार उठाइए और सब में यही खबर चल रही है कि भारत की राजधानी डूब गई है। अब हम लोगों को यह समझा दीजिए कि 10 साल की केंद्र की सरकार और 10 साल की जो देश की दिल्ली की सरकार है, इन दोनों सरकारों ने दिल्ली की जनता का जीवन सुगम करने के लिए क्या किया है, सिर्फ इतनी बात बताइएगा। और यह भी बता दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक छुपते रहेंगे और कब तक दूसरे के सर पर अपना दोष मढ़ते रहेंगे। दिल्ली ने आपको भाई साहब वोट किया था। अगर आप लोग दिल्ली नहीं चला सकते, आप लिख के दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास अधिकारी नहीं है, हम लोग दिल्ली नहीं चला सकते, आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। अगर आप ये रोना खाली रोते रहेंगे कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, तो आप अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रहे हैं। और केंद्र सरकार भी इस बात को स्पष्ट करे कि इसके अंदर आज जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा उनको अगर कोई काम करने के लिए कहता है और अगर वो काम नहीं करता और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी पूजा जी इसमें तय होनी चाहिए। ठीक है नीरज मिश्रा। घनेंद्र भारद्वाज, डीसिल्टिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा है। 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और डीसिल्टिंग हुई नहीं, जिसकी वजह से हालात आज ये है कि यमुना में गाद जमा हो गई और यमुना का लेवल और ऊंचे स्तर पर बहने लगा। डीसिल्टिंग, यमुना सफाई, ये तो एक टॉप मुद्दा था ना आपके लिए, सबसे ऊपर था ये मुद्दा जब आपने घोषणा पत्र जारी किया था कि आपने यमुना की सफाई। देखिए पूजा जी, मैं फिर आपको बताता हूं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम ने जो जरूरी इंतजाम करने थे, हमने प्री मानसून सारी तैयारी कर ली थी।
सारे नालों की, छोटे बड़े नालों की डिसिल्टिंग हो चुकी थी। यमुना की जितनी भी कैनाल है सबकी डिसिल्टिंग हो चुकी थी। लेकिन समस्या क्या हुई कि अगर आपको पता होगा कि पिछले 42 साल बाद 1978 में कभी दिल्ली में 163 mm बारिश हुई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर 8 जुलाई को एक ही दिन के अंदर 154 mm बारिश होगी। 154 mm कम नहीं होती। औसतन जो दिल्ली में बारिश होती है वो 75 mm से लेके 100 mm के बीच में होती है। 75 mm से 100 mm तक सारे हमारे इंतजाम थे, लेकिन 75 से लेके 154 mm तकरीबन दुगनी बारिश एक दिन में हुई, जिसकी वजह से इंतजाम कम पड़ गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की एमसीडी के अफसरों ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए हमने दिल्ली के सभी नालों को खड़े होकर, हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने, पार्षदों ने उनको डीसिल्ट कराया, उनसे गाद निकाली, उनसे कचरा निकाला, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यमुना के आसपास का जो एरिया है, इतनी बड़ी बाढ़ के बाद, इतनी बड़ी बारिश के बाद, वो भी साजिशन भारतीय जनता पार्टी ने हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से दिल्ली को डुबोने की साजिश रची, सिर्फ उसके आसपास के एरियो के अलावा पूरी दिल्ली को हमने सेफ रखा, क्योंकि दिल्ली की सरकार काम कर रही थी। दिल्ली की सरकार में बताना चाहता हूँ 2015 में जो मैं दिल्ली का मिला था, 2015 में जो हमें बीजेपी जो हमें दिल्ली का सीवर सिस्टम मिला था, हमने उसको डबल करा है। इनको बोलिए नहीं, 2 मिनट चुप करें तो मैं बोल पाऊंगी। तो अब बात जो आप बार बार ये जो हथनी कुंड की बात कर रहे हैं, तो इनके पढ़े लिखे लोगों को जरा मैं समझा दूं दोबारा से, शायद सबको पता है, फिर भी मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि जो रजिस्टर बना हुआ था वहां पे बैराज डाटा का जो रजिस्टर था, उसमें 9 जुलाई को 24 क्यूसेक जो है वहां पर ऑलरेडी चालू हो गया था पानी। और हमको ये अच्छी तरह से पता है, जो ये वेस्टर्न कैनाल है, इनको पता सब कुछ है, ड्रामा कर रहे हैं बैठ के। वेस्टर्न कैनाल और ईस्टर्न कैनाल, इनको अच्छी तरह से पता है कि जो दोनों ड्रेनेज सिस्टम्स है, या ये दोनों जो पाइपें हैं, ये इरिगेशन की पाइप्स है। यहाँ पे सिल्ट जो ऊपर से यमुना से आ रहा है और मड और जो कीचड़ सारा कुछ आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं जा सकता था। और इन सब की जो कैपेसिटी है, जो वेस्टर्न कैनाल की, उसकी कैपेसिटी 18,000 की है, और जो ये ईस्टर्न की कैपेसिटी सिर्फ 5,000 की है। ये बात कर रहे हैं, इनको अकल है नहीं बात करने की बिल्कुल। अगर 1 लाख की कैपेसिटी, मैंने कहा था ना जब मीटिंग हुई थी तो बात हुई थी, और हरियाणा ने खुद ने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कंटेन करने की, पर मैं 1 लाख के ऊपर इसको कंटेन नहीं कर पाऊंगा, और मैं इसको छोड़ दूंगा। और तब आप लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों को देखना है, अपने अपने ड्रेनेज सिस्टम को संभाल लो। और जब आप देखिए आज का कितना है क्यूबिक सेक, आपका क्यूबिक सेक, आज की जो क्यूबिक सेक है 56 के करीब पहुंच चुकी है, 56,000। और अभी भी वेस्टर्न कैनाल कितने, कौन सी तारीख पे खुल गया वेस्टर्न कैनाल? मेरे साथ टाउन प्लानर राजीव मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। लेकिन सबसे पहला सवाल, राजनीति हम देख रहे हैं, जिससे जो सवाल पूछे एक दूसरे पर वो आरोप जरूर मढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मौजूदा स्थिति, ड्रेनेज सिस्टम हो, यमुना की स्थिति हो, जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये फ्लडिंग का जो मामला है, ये क्लाइमेट चेंज द्वारा होता है। ये बड़ा टेक्निकल मामला है। ये हर साल क्लाइमेट चेंज वजह से ये बाढ़ आती है। टेक्निकली अगर सारे इंजीनियर्स, सारे सेंट्रल वाटर कमीशन, नगर पालिका के इंजीनियर्स लोगों को अगर पहले से ही 3 महीने पहले से ही अगर बोला जाए कि यहाँ पर पानी भरने की संभावना है, नाली साफ करना जरूरी है, तो ही ये काम हो सकता है। किस पार्टी ने क्या नहीं किया, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात ऐसी है कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ्लड मैपिंग जोन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लोगों को क्लाइमेट चेंज बड़ा कैजुअली लेने की आदत है। ये तो आएगा, 2 दिन पानी भरा रहेगा, तीसरे दिन निकल जाएगा, तो इस बारे में विषय पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत क्या है, ऐसा लोगों को लगता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। दिल्ली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कार्यालय है जो इसको देखती है। मुझे लगता है कि सरकार में ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर नियोजित कर इसको जवाबदारी देकर ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि अगर आप पानी भरेगा तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, नहीं तो आपको फाइन देना होगा। अगर किसी शहर को 2 दिन रुकना पड़ता है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाता है। तो जब तक आप इस पर फाइन नहीं लगाएंगे या किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और इसका हल नहीं निकलने वाला। तो मैं राजीव जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, जो इसमें एक मुख्य बात कही जा रही है वो ये कि हथनी कुंड बैराज से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि वो कहीं और भी डाइवर्ट किया जा सकता था। आप मुझे स्थिति समझाइए, क्या वाकई ऐसा किया गया है या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस के दौरान ही कहा गया कार्य कहें? देखिए, जब भी फ्लड
आता है वो आपको इस बात की गारंटी देता नहीं कि हम इतनी जल्दी आ जाएंगे। हमको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और ये जो डाइवर्शन ऑफ पानी है ये हमको ऐसे क्षेत्र में छोड़ना चाहिए जहाँ पे पानी की जरूरत है। डाइवर्शन करने वाले जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई कि उनको क्या करना चाहिए कितने कम समय में। ये गलती टेक्निकल फील्ड में लोगों की है, ये किसने क्या किया वो बात की बात नहीं है। आप अगर चाहते तो डाइवर्ट कर सकते थे ऐसी जगह पानी जहां पर फ्लड ना हो। ये टोटली इनकेपेबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस दिखलाता है, और जिस बंदे ने ऐसा किया है उसको सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको निर्धारित कर जवाबदारी नहीं देंगे, जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। अनुजा कपूर, जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, यानी पानी डाइवर्ट किया जा सकता था। नो, ये गलत है। मैंने आपको फिर बताया, आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग दिस, ही इज सो लर्नेड। इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई से जो वेस्टर्न कैनाल चालू हुई, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 18,000 की है सर। आप क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख से ऊपर तो सर आपको खुद को पता है रजिस्टर वहां पे मेंटेन होता है, कोई झूठ तो कोई बोल नहीं रहा। अब जाके देखिए वहां पे रजिस्टर्ड मेंटेन्ड है, और वहां पर जो ऑटोमेटिक जो ये कट ऑफ्स हैं वो ऑटोमेटिक होंगे। जब कैपेसिटी नहीं होगी सर तो पानी का छोड़ देंगे? 2 ही तो जगह है, एक यूपी की तरफ जा रहा है और एक हरियाणा से और दिल्ली की तरफ आ रहा है। पानी का छोड़ देंगे? पानी तो वही छोड़ेंगे ना जहां पर। मैं चाहती हूँ राजीव जी इस बात का जवाब खुद ही दें। राजीव जी, एक सवाल, शायद घनेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी, उनसे भी मैं जान लेती हूँ उनकी राय। घनेंद्र जी बताइए। देखिए, अभी आपके सामने एक्सपर्ट ने भी कह दिया कि किस तरीके से इंटेंशनली दिल्ली को डुबोने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रची। ये दिल्ली के लोगों से घनेंद्र जी, लेकिन मैं जो सवाल यहाँ अनुजा कपूर उठा रही है, मैं चाह रही हूँ उनका जवाब राजीव जी दें। राजीव मिश्रा, इसमें एक इंटरवेंशन हमसे भी ले लीजिए। देखिए, और अगर हेलो जी, राजीव मिश्रा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलती हो गई है, चाहे जिसकी भी हो, ये समय प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई कमेटी एस्टैब्लिश की जाए जिसकी वजह से ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए और कैसे काम आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए उस पर चर्चा हो, न कि किसने क्या किया। ठीक है, नीरज मिश्रा। हमको नागरिकों को बचाना है। पूजा जी, हम लोग आम आदमी पार्टी को एकदम फ्री पास नहीं दे सकते हैं। इनको ये भी समझाना होगा कि मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली के अंदर 203 नाले थे। आज दिल्ली के अंदर जब सर्वे हुआ तो सिर्फ 181 नाले बचे हैं। वो जो 22-23 नाले जिनके ऊपर एनक्रोचमेंट हो गई पिछले 10 साल में, उसके बारे में दिल्ली सरकार ने क्या किया? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस जो प्रदेश की हमारी सरकार है, हम उसको फ्री पास दे दें क्योंकि वो हेडलाइन मैनेज कर ले, ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ हम लोगों को केंद्र सरकार से भी आज सवाल पूछने हैं। वो नमामि गंगे मिशन दोनों से ही है। यहाँ पर अगर सवाल हथीलीकुंड बैराज को लेकर जो खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर तो उठ ही रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अब तो पानी आ चुका है दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन अब वो क्यों नहीं घट रहा और उनको घटने में कितने दिन लगेंगे? तो सवाल यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी बराबर उठा हुआ है, जिसको लेकर राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही जिम्मेदार, दोनों ने ही बराबर वक्त दिल्ली को दिया है। और यहां पर दिल्ली की जनता के लिए कितना कुछ वो कर सकते थे, क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा सकते थे, पूरा वक्त दोनों ही पार्टियों को मिला। लेकिन आज दिल्ली की जनता उसके बावजूद भी बाढ़ की स्थिति से जूझ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ